यहाँ? पहचाना मुझे? कितनी बुद्धू, कैसे पहचानोगे? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़े ही हूँ। लेकिन आप सबने मुझे दिल्ली की सड़कों पर जरूर देखा होगा। लुटियंस दिल्ली के गोल गोल घूमते रास्तों पर, अकबर रोड से औरंगजेब रोड पर, सॉरी औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। भाई वाह, क्या खूब शख्स थे ना वो। हाँ, तो आपने मुझे देखा होगा लुटियंस दिल्ली की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर या फिर दिल्ली एनसीआर के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। देखा तो होगा, मगर पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे? अब ना तो मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और ना ही मैं सानिया मिर्जा और ना ही कल्पना चावला। पर मैं जो भी हूँ, बस खुश हूँ। बंदी का नाम फातिमा आरजू है। मैं रामपुर के एक छोटे से गांव में अपने अब्बू, अम्मी और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। रामपुर में मेरे अब्बू की एक छोटी सी दुकान थी। उस वक्त मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। मेरी छोटी बहन हिना चौथी में और मेरा भाई फुरकान 10वीं में पढ़ रहा था। हमारी जिंदगी हंसते खेलते गुजर रही थी। अहमद कहीं के कौन के बच्चे, कितनी बार कहा है ना हमारे बालों को हाथ नहीं लगाना। अब के ऐसे बाल उमटेंगे ना कि नानी याद आएगी। ठहरो जरा, हिना हिना पकड़े ने पकड़े, अब मैं खेल लीजिए पकड़े पकड़े पकड़े। पकड़े गए ना शैतान। और एक दिन अचानक हमारी सारी दुनिया ही बदल गई। 2 दिन तक दंगे चलते रहे और हम डरे सहमे घर में ही बैठे रहे। तीसरी रोज हमने सरकारी अस्पताल जाके अब्बू जान की लाश की शिनाख्त की। जब हम शिनाख्त के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में लाशें ही लाशें पड़ी थी। इन लाशों को देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हिंदू की है या मुसलमान की। काश हमारे खून की तरह का रंग अलग अलग होता, जैसे मजहब का होता।
आत्महत्या कर रहे हैं। वो किसी की भी हत्या करें और मौत होती है बलवाइयों ने अब्बू जान की दुकान भी जलाकर राख कर दी। जिंदगी में अब क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन हमारी खाला का खत आया। उन्होंने हमें अपने घर दिल्ली बुला लिया। तो अब हम दिल्ली अपनी खाला के यहाँ जामिया नगर में रहने लगे। अभी हमें यहाँ रहते 7-8 रोज ही हुए थे कि एक दिन शाम के खाने के बाद खालू खाला से कहते हैं, ये लो, और कितने दिन यहाँ खुरमा बिरयानी चबाएंगे? हाँ? ये कोई सराय नहीं है, कोई सराय नहीं है कि रोटियां बट रही है मुफ्त में। सराय नहीं है ये कोई। खाला खालू को चुप करा रही थी, लेकिन ये सब कुछ अम्मी जान ने सुन लिया। मैंने अम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर शिकन तक न थी, जैसे अपने होशो हवास को बैठी। इतने में पता नहीं कहां से हिना दौड़ती हुई आई और अम्मी से जिद करने लगी। अम्मी ने गुस्से में उसकी गुड़िया लिया दीवार पर दे मां। आंसू की कतरे उनकी आंखों से बह रही थी। देखती रही मगर कुछ नहीं था। लड़की हो ना? हाँ, मेरी जगह उनका लड़का होता तो कहती, जाओ जाकर 4 पैसे तो कमा लाओ, छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं करोगी, मुश्तंडे से बैठी हो घर पर। मगर कुछ लड़की हो ना? आज भी हमारे मुल्क में और हमारे समाज में लड़कियों को कमजोर और बेसहारा समझा जाता है। मैं सोच रही थी आखिर कब तक ये चलेगी, कब ये सोच बदलेगी, कब हमारे समाज में बदलाव आएगा। मैंने गुस्से में हिना की गुड़िया उठाई और घर से बाहर आ गई। मैं अपनी उधेड़ दिन में चली जा रही थी। गाड़ी के हॉर्न ने मुझे चौंका दिया। मेरे कानों में जानी पहचानी सी आवाज आई, अरे मरना ही है तो हमारी ही गाड़ी के नीचे आके मरिएगा, कहीं और जाके मरिए ना। पीछे मुड़कर देखा तो ड्राइवर सीट पर रामधन काका बैठे थे, जो मुझ पर चिल्ला रहे थे। अब्बू की दुकान के साथ काका की दुकान भी थी। मुझे देखते ही मेरे पास आए और बोले, अरे बिटिया तुम यहाँ? क्या बात है, काहे इतना परेशान दिख रही हो? क्या बात मेरी रानी बिटिया, क्या हुआ? वहीं बैठी और उनको अपनी सारी दास्तान सुनाई। मेरी बात सुनने के बाद काका ने कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चौकी करीब करीब सभी दुकानों को बलवाइयों ने जलाकर राख कर दिए। हमारा बिटवा वो वक्त दुकान नहीं था, मौजूद था। उनकी भी जलकर मौत हो गई। तुम्हारी काकी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उनको लेकर हम यहाँ दिल्ली आ गए। कुछ पैसा लगाकर गाड़ी डाले हैं, कार कंपनी के साथ चला रहे हैं। तो काका, मेरे दमों से भला किसका होता है?
के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और वो उठकर जाने लगे। लेकिन जाने से पहले मुझे बोले, अरे बिटिया, तुम कोनो बात की चिंता मत करना, हम कल आवेंगे, तुम सबको अपने साथ ले जावेंगे। अभी तुम्हारे रामधन काका मरे थोड़े ही हैं। जाओ घर जाओ मेरी रानी बिटिया, घर जाओ। मैं काका को जाते हुए देख रही और सोच रही थी कि जहां एक तरफ खून के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंसानियत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। जहां एक ओर हमारे अपने खालू ने हमारे सर से छत छीन ली, वहीं दूसरी ओर रामधन काका हमें छत देने का वायदा करके गए। मैं नहीं जानती किसने हमारी दुकान चलाई, नहीं जानती किसने अबू की जान ली, क्योंकि मजहब के नाम पर दंगा फैलाने वालों का कोई ईमान नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। और वही रामधन काका जैसे लोग अपने मजहब के साथ साथ दूसरे मजहब की भी इज्जत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो तो खुदा के भेजे हुए बंदे हैं। ये सब सोचती हुई उस दिन मैं घर आई और घर पहुंचकर मैंने अम्मी से सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर अम्मी बोली, रामधन काका? हाँ, रामधन भाई। पर बिटिया, वो हमको कब तक पालेंगे? ओह अम्मी, आप भी ना सोचती बहुत है। अरे पहले यहाँ से तो चलिए, खुदा आगे के रास्ते खुद बनाएगा। कमाल करती हैं आप, चलिए सो जाइए। सो जाइए अम्मी। ऐसा कहकर हमने बत्ती बंद करी और भैया हम तो सो। अगले दिन वायदे के मुताबिक रामधन काका आए और हम सबको हवाई अड्डे के नजदीक महिपालपुर ले आए। यहाँ पर ज्यादातर कार कंपनी के ऑफिसेस थे, ज्यादातर ड्राइवर लोग यहीं रहते थे। यही काका ने हमारे लिए एक मकान देख रखा था। छोटा सा एक कमरा था, उसके बगल में एक रसोई और गुसलखाना, उससे भी छोटा। लेकिन हमें बड़ा सुकून मिला, लगा अपना आशियाना है। मकान को देखकर अम्मी ने काका से पूछा, रामधन भाई, इसका किराया कितना होगा? ओफो भाभी, आप कोनो बात की चिंता मत कीजिए, हम है ना। काका का इतना कहना था कि काकी सुबह का नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी और काकी जब एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट गए। उनको रोता देख काका ने कहा, रो 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 रो, जी का बोझ हल्का कर लो। अच्छा, जा रहे हैं हम, शाम को मिलते हैं। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। बिटिया, अम्मी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर काका गाड़ी लेकर चले गए। मैं सोचती रही कि कैसे होगा अब सब, हिना और फुरकान की पढ़ाई, अम्मी की दवाई, कैसे होगा। शाम को काका आए और बोले, बिटिया एक तो बात बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हमने कहा हाँ आती है। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। ऐसा कहकर काका चले गए। लेकिन ये बात सोचकर उन्होंने मुझे अब्बू जान की याद दिला दी। हाँ, चलो बैठो, घबराना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, अरे कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। क्लच दबाओ। बहुत बढ़िया। अब पहला गियर डालो। अब अरे कुछ नहीं होगा। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है
और एक्सेलरेटर देना है। एक्सेलरेटर दबा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, पकड़ी ना गाड़ी ने स्पीड। हाँ, अब दूसरा गियर दब। आपको पता है, मेरे अब्बू बहुत खुले ख्यालात के थे। मैं जैसे ही 18 साल की हुई ना, उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया था। और अब धीरे धीरे मैं अब्बू की ड्राइवर ही हो गई थी। तो अब ईद में दोस्तों के घर जाना, मंडी से सामान लाना, अब्बू का जो भी काम होता मैं ही करती। इस पर अम्मी ऐतराज करती तो अब्बू कहते, ये तो मेरा बेटा है। दिन भर अब्बू की आवाजों ने मेरे कानों को झंझोर दिया। मैं भागती हुई रामधन काका के घर आई। मुझे देखते ही काका बोले, अरे बिटिया, काहे इतना परेशान दिख रही हो भाई? हाँ, चिंता मत करो, कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नई सुबह होगी। अच्छा, एक ठो बात बता, तुम्हारे अब्बू तुमको अपना बिटवा कहते थे ना, तो दिखा दो ई जमाने को कि तुम कौन बिटवा से कम नहीं हो। हाँ हाँ, दिखा दूंगी मैं जमाने को कि मैं किसी से कम नहीं। अगली सुबह काका मुझे रेडियो कैब के ऑफिस ले आए। वहां बैठे मैनेजर ने मेरा लाइसेंस चेक किया और मुझे देखते ही बोला, अयो, तुम ये काम कर लेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम 1 वीक बाद आना। तब तक हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगी और अपने सीनियर से भी बात कर लेंगी। अच्छा? You, 1 week बाद कम, वणक्कम। ऑफिस से बाहर निकलने पर मैंने काका से पूछा कि काका, मुझे यहाँ करना क्या होगा? नहीं मतलब यहाँ काम क्या होगा मेरा? अरे बिटिया, तुम दिल्ली एनसीआर की पहली महिला कैब ड्राइवर बनोगी। हाँ, हाय अल्लाह, गाड़ी चलाऊंगी, ये कैसा काम है? नहीं फातिमा, सोच, कितने फक्र की बात हो। तो तब से लेकर अब तक मैं दिल्ली एनसीआर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक टैक्सी चलाती हूँ। इसीलिए तो आपसे कह रही थी कि आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो अब जैसे जैसे मेरी ये गाड़ी चल रही है ना, जिंदगी की गाड़ी भी सुकून से चल रही है। अब किन्नौर फुरकान स्कूल जाते हैं, मैं भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और मेरी अम्मी भी बहुत खुश है। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने जैसे ही ये तय किया कि हाँ, ये काम करना है, तो मेरी अम्मी ने कहा, जैसा तुझे ठीक लगे बिटिया। लेकिन ऐसे मौकों पर जात बिरादरी वाले जरूर न धमकते हैं जिंदगी में जहर घोलने के लिए। तो आ गए हमारे खालू। जी हाँ, वही है फातिमा, ये हम क्या सुन रहे हैं भाई? हैं? तुम गाड़ी चलाओगी? हैं? अरे अपने खानदान की तो सोचो। तुम्हारे बाप दादा बादशाह अकबर के लश्कर में सिपाही थे, सिपाही। तुम गाड़ी चलाओगी? ना 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 भैया ना, हम तुमको ये काम करने नहीं देंगे। तुम तो बस निकाह कर लो, हमने लड़का देख रखा है, निकाह कर लो और निकल लो। मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना, मैंने भी बोल दिया, चाहिए चाहिए खालू, आज इतना अपना पन्ना दिखाइए। तब कहाँ गया था आपके बादशाह अकबर का लश्कर? बिरयानी। मुझे नहीं करना निकाह विकाह। आपका पसंद किया हुआ लड़का आप ही की तरह होगा, जो जरूरत पड़ने पर अपना हाथ खींच ले। चले जाइए यहाँ से। जैसे आए थे ना,
वैसे ही चले गए। मेरी अम्मी का चेहरा यही बयान कर रहा था कि बिटिया तूने ठीक ही किया। तो चलिए चलो, घर के बचड़े तो निपट गए, अब आई ऑफिस की बारी। फुरकान, फुरकान, अरे हमारे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं हुए? अरे सुनो, पानी के छींटे मारकर इस्त्री करना, नहीं तो ना सलवट रह जाएगी। अच्छा अम्मी, हमारा नाश्ता बना कि नहीं बना? अरे आज पहला दिन है अम्मी, हमें देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए। हिना, हिना सुनो, हमारी घड़ी ले आओ जरा। अरे परेशान मत करो, प्लीज ले आओ ना। अम्मी, अम्मी जल्दी कीजिए। हाँ हाँ लाओ लाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मी, नाश्ता नहीं करेंगे हम, सुनिए हमें देर हो जाएगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम शाम को मिलते हैं आपसे। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा अम्मी। उस दिन जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे, सारे मर्द ही मर्द मुझे दीदे फाड़ फाड़ के घूर रहे थे। सोच रहे थे कि ये जनाना कर क्या रही है यहाँ पर। अब अगर ये काम करेगी तो भैया हम क्या करेंगे? हाँ, हम करेंगे, हम करेंगे, इतने में एक लंबा चौड़ा मुश्तंडा जो इन सबका लीडर दिख रहा था, मुझे देखते ही बोला, आ गई घर की रसोई छोड़कर सड़कों की खाक छानने। कभी दूसरा बोलता है, ये लड़कियों को आजकल हो क्या रहा है, लड़कों के हर काम में अपनी टांग अड़ा रही है। तीसरा चिचोरा बोला, टांग अड़ाना ही है तो हमारे साथ अड़ाओ, अकेले क्या करोगी टांग अड़ाकर। उनके खून पिए थे मैंने। इतने में इन सबका सुपरवाइजर आया और सबको भगा दिया। हाँ भाई, क्यों छोरी ने तंग करन लाग रहे हो? हाँ? जाओ अपना अपना काम देखो, जाओ। छोरी, नाम क्या है थारा? जी फातिमा। आरज़ू। यल्ला थारी ड्यूटी से लेको। मैंने उसके हाथ से ड्यूटी स्लिप ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मेरा पहला काम था। फटाफट मैंने गाड़ी निकाली और सीधा स्लिप पर दिए हुए पते पर पहुंची। पहुंचते ही मैंने पैसेंजर को कॉल किया। हेलो सर, आपकी कैब आ गई है, बाहर खड़ी है। जी। कुछ देर के बाद एक शख्स आए और बोले श्रीराम सेंटर जाना है। मैंने कहा जी। कहाँ जाना है? मंडी हाउस श्रीराम सेंटर। जी। काला अक्षर भैंस बराबर। सर आपको रास्ता बता देंगे? दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे जीपीआरएस चलाना नहीं आता। वो शख्स शरीफ थे, उन्होंने मुझे रास्ता बताया और पहुँच गए हम श्रीराम सेंटर। श्रीराम सेंटर पहुंचकर मुझे पता चला श्रीराम सेंटर कोई मंदिर या मजहबी संस्थान नहीं है, वो तो एक ऑडिटोरियम है जहाँ नाटक वगैरह होते हैं, जहाँ आप जैसे नाटक प्रेमी लोग आते हैं। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि पैसेंजर को अगर मंडी हाउस जाना है तो मतलब उसे श्रीराम सेंटर, अभिमंच, कमानी, फिकी यहाँ जाना है। यानी कि पैसेंजर नृत्य, कला, संगीत और नाटकों का शौक रखता है, यानी कि
वो आप सब की तरह कला प्रेमी है। एक दिन मुझे ऑफिस से कॉल आया। हेलो जी सर, जी यूनाइटेड कॉफी हाउस, एसके शर्मा, ग्रेटर कैलाश। ओके सर, ओके। मैंने फटाफट गाड़ी निकाली और ठीक 7 बजे पहुंच गई मैं यूनाइटेड कॉफी हाउस। पहुंचते ही पैसेंजर को कॉल किया। हेलो सर, आपकी कैब आ गई है, बाहर खड़ी है। जी कुछ देर के बाद शर्मा जी अपने एक दोस्त के साथ नशे में झूमते हुए आ रहे हैं। मुझे देखते ही बोले, लड़के तुम टैक्सी चलाओगे? कमाल है। उनका दूसरा दोस्त बोला, लड़कियां तो आजकल रॉकेट उड़ा रही है, इसमें कमाल क्या है? तुम आराम से घर जाना। आजकल दिल्ली सरकार खुले में दारू पीने वालों को पकड़ रही है, आराम से जाना। अरे यार, दिल्ली सरकार खुले में पीने नहीं देती और भारत सरकार खुले में उतारने नहीं देती। सोचना पड़ेगा, मेरा मतलब है सोचना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे इन 2 दोस्तों को जुदा किया। बाप रे, फटाफट मैंने अपनी गाड़ी निकाली। हम लोगों ने इंडिया गेट क्रॉस किया ही था कि शर्मा जी के खर्राटों का संगीत मेरे कानों में पड़ने लगा। उस दिन गाड़ी जाम में ऐसी फंसी कि क्या बता। जब गाड़ी जाम में फंसी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि दिल्ली भी बड़ा अजीब शहर है। श्री राम सेंटर में राम जी नहीं मिलते, यहाँ तो नाटक होते हैं। और यूनाइटेड कॉफी हाउस में सिर्फ कॉफी ही नहीं, वहां तो और विज्ञान भवन में जब देखो तब पुरस्कार वितरण समारोह होते। मजे का शहर है। उस दिन घर में देर से पहुंची। हालांकि मैंने अम्मी को फोन कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो अम्मी बरामदे में ही खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, बिटिया घर जल्दी आ जाया करो, आखिर हो तो तुम औरत जाती ना, चिंता हो जाती है। अम्मी की बात ना मेरे दिल को चुभ गई। इतना सब करने के बाद आज भी अम्मी मुझे कमजोर समझती है। वो अपना काम कर रही, करती रही। मैं अपना कर रही हूँ, करती रहूं। अब मुझे दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते करीब करीब 2 साल हो गए और ये काम मुझे अब अच्छा भी लगने लगा है। और वो लोग जो मुझ पर फिक्रे कसा करते थे, दोस्त हो गए। चाचा जान, चाची कैसी है अब? तबीयत ठीक है उनकी? चलिए अल्लाह का शुक्र। जी खुदा हाफिज। भाईजान, लड़के का मुंडन कैसा रहा? माफ कीजिएगा, मैं आ नहीं सकती। कैसा दिखता है अब? फोटो व्हाट्सएप करिएगा जरूर। जी जी जी, खुदा हाफिज। लेकिन इन सब में
फरमाया। वो शिव कुमार जिसने पहले दिन मुझे सपोर्ट किया था, वो मेरे इर्द गिर्द कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा था। किसी ना किसी बहाने से मुझसे बात करता, मैनेजर को मेरी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट देता, मुझे ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज दिलाता। मैं सोच रही थी कि ये माजरा क्या है, पर शायद उसका बात करना, मेरी मदद करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। शायद मन ही मन में उसे नहीं, मेरा और उसका कोई मेल नहीं। अरे वो हरियाणा का, यूपी के, वो तू तड़ाक करके बात करता और हम पहले आप जनाब, पहले आप, इसी में फंसे रहते। वो शुद्ध शाकाहारी, प्याज लहसुन से भी परहेज, और हम बिना गोश्त रोटी ना खाते। अरे उसका लट, हमारा नुक्ता, उसकी रागनी, हमारी गजल। एक किस्सा सुनिए, बड़ा ही मजेदार है। एक दिन हमारे डिपार्टमेंट का एक फंक्शन था, यहीं इसी कैफेटेरिया में। तो सिलसिला शुरू हुआ कुछ सुनने का, कुछ सुनाने का। किसी ने कोई चुटकुला सुनाया, किसी ने गीत सुनाया, किसी ने कोई कहानी सुनाई। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक गजल गुनगुना दी। समात फरमाए। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। अभी मेरी नजर खत्म हुई थी कि जाट उठ खड़ा हुआ और मुझे देखते ही हट जाता हूँ, मेरा उसका कोई मेल नहीं, लेकिन प्यार में ना जनाब एक थ्योरी है जो काम करती है, मैग्नेटिक थ्योरी, यानी कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। जहां एक दूसरे से जुदा लोग एक दूसरे की तरफ खींचे ही चले आते हैं। पर यहाँ तो ना हिम्मत ना मेल, लेकिन वो हरियाणवी था पूरा का पूरा लट। एक दिन ऐसे ही मैं कैफेटेरिया में बैठी कॉफी पी रही थी, अचानक उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे कन्या शादी करेगी? शादी? इन्होंने खुदान की पढ़ाई, हमने की दवाई, मकान का किराया। जी वो दरअसल बात यह है कि मुझे अपने भाई बहनों को पढ़ाना है, काबिल बनाना है। तो मन में कौन सी भैंस इब ब्यानी है? तो कर दे। मैं आप सबको बता नहीं सकती, जिंदगी के किसी इम्तिहान में मुझे इतनी हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं पड़ी जितने कि उस दिन मैंने भी पूरी हिम्मत जुटाई, लंबी सांस भरी, बोल दिया, और वो हरियाणवी हट जाता हूँ बचने ना चढ़ दे, मन ना चढ़ दे, हट जाता। उसको मेरे हाथ की ही उम्मीद थी, पहले से ही मिठाई लेकर आया था। ऑफिस में उसने सबको खिलाई। जब सब चले गए तो मुझे बोला,
अभी तू अपने भाई बहना ने पढ़ा ले, काबिल बना ले। मैं थारी बाट देखूंगा, मन ने कोई तकज्जा ना है। हाय अल्लाह, मेरा इंतजार करेगा। क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? काका, और जब ये बात काका को पता चली तो काका ने कहा, दिया, लड़का तो हमको भी बहुत पसंद है, लेकिन अपनी अम्मी को जरूर बता देना। और हाँ, उसको इतना भी इंतजार मत कराना कि वो हमारी तरह गंजा हो जाए। जब मैंने ये बात अपनी अम्मी को कही, हटे जाता मैंने अम्मी अम्मी लाइए हम प्याज काट देते हैं। पता है हमें बारीक बारीक काटना होता है। अच्छा लाइए तो लहसुन छील दे। दरअसल बात यह है कि वो जुम्मन भाईजान के निकाह में एक लड़का था ना जो नाच रहा था, शिव कुमार। अम्मी दरअसल वो हमसे, हमारा मतलब है कि हम उससे, अम्मी दरअसल वो कह रहा था कि अम्मी इतनी मशक्कत के बाद भाई हम तो अपने दिल की बात अम्मी को नहीं बता पाए, लेकिन हमारी अम्मी तो हमारी अम्मी है। मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, जैसा तुझे ठीक लगे बिटिया। लेकिन ऐसे मौकों पर जात बिरादरी वाले चुप बैठते नहीं। कुछ लोगों ने तो मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा साथ दिया, लेकिन कुछ लोग आज भेजे लड़की को घर से बाहर सड़कों की खाक छानने के लिए। अब भुगतो नतीजा कर दिया ना मुकाला। और एक दिन हमारी चच्ची जान, भाई साहब चच्ची जान हमारे घर आ पहुंची और उन्होंने तो ये मैं क्या सुन रही हूँ फातिमा, काफिरों से निकाह करेगी मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों ना हो गई। हाय फातिमा की अम्मी, मैं खड़ी खड़ी गिर क्यों ना गई। हाय फातिमा, मुझे तो नसीब क्यों ना हो गया। कोई चाय तो पिला दो हमें। हमने ना तो हमारी चच्ची जान के रोने पर गौर किया और ना ही उन्हें चाय पी। जैसे आई थी ना वैसे ही चली गई। और उसके बाद अम्मी और मैं जो हंसे अम्मू जान के बाद हमने पहली बार अम्मी को इस तरह से हंसते हुए देखा, खुलकर। तो देखे जब अब आप लोगों के लिए अच्छे दिन आए हो या ना आए, हमारे लिए वाकई आ गए हैं। मुझे पता चला कि अमेरिकन की बहुत बड़ी टोली आई जिनको मथुरा वृंदावन के रास्ते आगरा जाना। हमारे ऑफिस से 5 टैक्सी सेलेक्ट हुई थी, जिसमें से एक मेरी थी। पहले तो मैं घबराई, अरे दिल्ली से बाहर तो कभी गई ही नहीं। सोचा तो क्या हुआ, पैसे बनाती हो कुछ,
मैंने भी एक गोरी मेम को बिठाया और निकल ली मथुरा वृंदावन के रास्तों पर। गाड़ी सीधा होटल के पोर्च पर लगाई। पीछे से एक गोरी में उतरी और अपने साथी दोस्तों के कानों में कुछ कहने लगी और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये माजरा क्या है। वहां बैठे मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि मैडम, ये फिरंगी लोग आज भी यही समझते हैं कि हमारे मुल्क की औरतें आज भी चार दीवारी में कैद हैं। आपको इस तरीके से देखकर, गाड़ी चलाता देखकर इसको अच्छा लगा। ये आपके लिए बज रही है ये तालियां। हाय अल्लाह, इतनी हौसला अफजाई। पर अगर इंग्लिश आती होती तो मैं पहले ही ना समझ जाती। और अगर मैनेजर साहब मुझे बताते ही नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे तो पता ही नहीं चलती। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और वैसे भी ना हमारे काम में ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं और मैं यस सर, नो सर, एक्सक्यूज मी सर ऐसे कहकर काम चलाती। ये जुमले भी ना मैंने अब्बू जान से ही सीखे थे। और हमारे काम में क्या जनाब, हमारे मुल्क में अगर कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता तो क्या हम उसको पिछड़ा हुआ नहीं मान लेते? मानते हैं ना। तो बस मैंने तय कर लिया, इंग्लिश सीखनी है। फिर क्या शुरू हुआ मेरा सीखो इंग्लिश अभियान। पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मियां फुरकान हमारे क्या ऐसे ही मान जाते? फुरकान, फुरकान, भैया सुनो, तुम्हें वीडियो गेम के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? हम देंगे ना तुम्हें पैसे। अच्छा सुनो, जाओ अपनी अंग्रेजी की किताब ले आओ। नहीं, तुमको थोड़ा ही ना पढ़ना है। अरे तुमको हमें अंग्रेजी सिखा। भैया तुम्हारी आपा अगर इंग्लिश बोलेगी तो सोचो तुम्हारे लिए कितने फक्र की बात होगी, है ना? हाँ, बढ़ जाएगा जेब खर्चा। पॉकेट मनी, अरे इतना तो आता है हमें पॉकेट मनी। चलो तो अब फुरकान मियां के साथ घर पर AEIOU ऑफिस में अगली ड्यूटी का इंतजार करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज फातिमा आरज़ू। या फिर कैब में पैसेंजर का इंतजार करते हैं। May I help you? How may I help you? Huh? An apple a day keeps doctor away. या फिर कैफेटेरिया में कॉफी पीते वक्त। My name is Fatima Arzu. I have one brother, one sister, and my profession is cab driving. हमें जहां भी जितना भी टाइम मिलता, हम टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते। चौंक गए ना जनाब? अब मुझे इंग्लिश बोलनी आ गई है और अब मैं मेरी कैब में हुई बैक सीट की पैसेंजर्स की बातचीत अच्छी तरह से समझती हूँ। बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और कभी तो समझ ही नहीं आता कि मैं रोऊं या हंसूं। एक दिन मेरी कैब की बैक सीट पर एक कपल बैठा था। पूरे रास्ते इंग्लिश में ही बात करते रहे। वाइफ ने हस्बैंड से कहा, बेबी
Your mother is always after me. She irritates me a lot. Baby, I can lose my mental peace. Can we shift her to some other place? Or we can shift to that flat which Daddy gave us during our wedding? Baby, that is lovely gift from our dad. शौहर का भी जवाब सुनिए. Baby, if we shift to your dad's flat, then I will have to look after her. We will shift her to some other place like old age home where an attendant will take care of her and she will enjoy with her old age partners. Baby, I can do anything for you. Anything for you. अरे भैया, अम्मी अब्बू कोई पुरानी चीजें हैं कि OLX पे बेच दो. पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा. कमाल है आजकल की जनरेशन. एक दिन मेरे कैब में एक फैमिली बैठी थी. हस्बैंड, वाइफ, बच्चा और उनका कुत्ता. नहीं, कैब में डॉग्स अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे पर तरस आ गया. वो कुत्ता भी बहुत प्यारा था. पूरे रास्ते हस्बैंड वाइफ हिंदी में ही बात करते रहे, लेकिन जैसे ही वो अपने कुत्ते या बच्चे से बात करते तो इंग्लिश में बात करते. इनको बेटा, do not put your hand out. Bruno बेटा, don't do this. इनको बेटा, bad manners. Bruno बेटा, do not jump. पूरे रास्ते मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि कुत्ते का नाम क्या है और बच्चे का नाम. लेकिन एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई कि दिल्ली के घरों में कुत्तों और बच्चों को इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है. कुत्तों और बच्चों को इंग्लिश नहीं आती ना, वो घर भी समझ गए ना. मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इंग्लिश सिखाई जाए. इंग्लिश में ना वो भी नीलबटा सन्नाटा है. कोई कुत्ता या बच्चा नहीं है वो तो हमने बोल दी, देखो भाई इंग्लिश सीखो, स्टेटस की बात नहीं है. अरे आनी चाहिए. उसको क्या खट से मान गया. उसे तो मेरे पास आने का बहाना मिल गया था. और उस बुद्धू को कौन समझाए. अब उसे मेरे पास आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं. वो तो जब भी मुझ पर अपना हक जता सकता है. लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये हरियाणा के लोग ना मेरी तो आज तक समझ में नहीं है. अरे जहाँ लट चलानी होगी वहां नहीं चलाए, जहाँ नहीं चलानी होगी वहां खट से चला दे. एक दिन ऐसे ही मैं यही कैफेटेरिया में बैठी थी, मतलब वो भी साथ था. हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी. अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया. मुझे उसका पास आना, मुझे छूना बहुत अच्छा लग रहा था. वो धीरे से पास आए, दिल की वजह बन गए. धीरे से यूं मुस्कुराए कि जीने की वजह बन गए. दिल की धड़कनों पर ना जोर रहा, ना जाने कब प्यार तुमसे हो मुझे अपनों से लगने लगे. हम दोनों एक दूसरे के आगोश में थे. मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी. वो लम्हा बहुत हसीन, बहुत हसीन. अरे बिटिया, घर नहीं चलना है का? जी काका, जी चलना है ना, आ रहे हैं हम. मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना. हर बार वो मेरी जिंदगी में मसीहा बनकर आते हैं, पर आज पूरे विलन का काम क्या काका? क्या सोच रही है तू? कभी-कभी कैसे हो जाते हैं ना, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, हमें वही सही लगता है. ऐसे में कोई भला आदमी
दे तो विलन लगने लगता है। पागल, जरा सोच, अगर आज काका वक्त पर नहीं आते तो कहीं जोश ही जोश में तो कितनी परेशानी होती। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने काका को मेरी जिंदगी में आज भी मसीहा बनाकर ही भेजा है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह। एक दिन मुझे गुप्ता जी को गुड़गांव से नोएडा छोड़ना था, उनके पूरे दिन की बुकिंग। तो फिर क्या, मैंने सही टाइम पर गुप्ता जी को नोएडा उतार दिया। जाते हुए गुप्ता जी बोल गए थे कि उनको देर हो जाएगी, करीब करीब शाम। मैंने कहा ठीक है, पर पार्किंग पर बैठे ड्राइवर मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। शायद उन्होंने इस तरीके से पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करके बेखौफ जनाना टैक्सी ड्राइवर को पहली बार देखा था। ठीक है, लेकिन ये इंतजार भी ना कभी बहुत बोरिंग हो जाता है। मैंने सब कर लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, फेसबुक पर लाइक कर लिया, गाने सुन लिए, हल्के से झपकी ले ली, पर इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। है, जैसे तैसे इंतजार खत्म हुआ और गुप्ता जी आए। हम लोग सेफली गुड़गांव पहुंचे। गुप्ता जी ने मेरी बहुत तारीफ करी और इनाम में मुझे ये पैसे भी मिले, 10,000 रुपए। हमने सोचा चलो इस बार दंगों से किसी का तो भला। तो कैसे होती जा रही है फातिमा, कितनी सेल्फिश। तुझे अपने इनाम की पड़ी। अरे जरा उन लोगों की सोच, कल जिनके अपने अस्पतालों में जख्मी पड़े होंगे। जरा उन लोगों की सोच, कल जिनके घरों में बच्चे भूखे ही सो गए होंगे। जरा उन लोगों की सोच फातिमा, कल जिनके सरों से अपनों के साए उठ गए होंगे। मुझे मेरा ये इनाम, मेरी ये तारीफ सब बेमाना लगने लगा। हमने सोचने लगे कि आखिर क्यों गलियों में गोलियां चलती, क्यों सड़कों पर खून बहता, क्यों मजहब के नाम पर यह सब कुछ होता है, क्यों 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 क्यों? क्यों? पर इसका जवाब तो खुदा के पास भी नहीं है। खुदा ने तो इंसान बनाया और इंसान ने मजहब बनाकर ये बवाल मोल ले लिया। खुदा ने तो इंसान बनाया, इंसानियत बनाई और इंसान ने हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा गरीब अमीर जात पात ये सब कुछ बना के खुद के लिए टूटा हुआ बिखरा हुआ समाज बना दिया, खुद के लिए दायरे बना दिए। और जिन लोगों ने खुद को इस समाज का ठेकेदार घोषित कर दिया, उन लोगों ने इन दायरों को और समझा और तंग कर दिया, जिसमें लोग हंस कर घुट कर रहे।
जैसे कि मैं अगर अपनी आवाज बुलंद नहीं करती तो आज मेरे खालू किसी अनजाने शख्स के साथ मेरा निकाह करा चुके होते, और मैं चाहे ना चाहे उस अनजाने शख्स के बच्चों की अम्मी बन 4 दीवारी में कैद हो जाती। हमारे मुल्क में ज्यादातर लड़कियों के साथ यही होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क की क्यों ना। इसीलिए हमें अपनी खुशियां खुद चुननी, अपनी पहचान, अपना वजूद बनाना। खुशियों की परवाह नहीं है मुझे, वो मैं खुद चुन लूंगी। जिंदगी के तानों बानों को मैं खुद बोलूंगी। जिंदगी मुश्किल है तो क्या, उसे आसान बनाना है। मंजिल दूर है तो क्या, उसे पास लाना है। अरे दुनिया की सुनेंगे तो क्या जिंदगी यूं ही गुजार देना है, और समाज के रीति रिवाजों को माने तो क्या एक दिन इस दुनिया से यूं ही चले जाना है। मगर जाने से पहले अपनी पहचान बनानी है, अपना वजूद बनाना है। बड़े कामों से तो सब अपनी पहचान बनाते हैं, हमें तो अपने काम को सजदा कर उसे ही बड़ा बनाना है।